Take seriously, sir. श्री राकेश सिन्हा। सभापति महोदय, आज एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर सदन विचार कर रहा है। यह सदन जिस बात को विमर्श में लाया है, जो संशोधन बिल आया है, वो कोई सामान्य नहीं है। इसलिए सामान्य नहीं है कि हिंदुस्तान के तमाम राज्यों में मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर दिया गया था। 16 नवंबर 1992 को 9 जजेस के बेंच ने जब फैसला लिया था, तो जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी प्रांतों ने लागू किया, लेकिन आर्टिकल 370 को समाप्त कर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय गणतंत्र को पूर्णता ही नहीं दी, बल्कि भारतीय समाज के उस हर वर्ग को जो संवैधानिक अवसर और संवैधानिक प्रावधानों से वंचित था, उसे संवैधानिक प्रावधान और संवैधानिक अवसरों तक पहुंचाने का काम किया। उसमें जम्मू कश्मीर के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी तीनों ऐसे समुदाय हैं। कोई भी राज्य और राष्ट्र तब तक विकसित नहीं होता है जब तक उस राज्य और राष्ट्र में एक बड़ा वर्ग अपने आप को ठगा या वंचित महसूस करे। न्याय की अवधारणा कहती है कि राज्य का यह दायित्व होता है, सिर्फ संविधान के आधार पर ही नहीं बल्कि नैतिकता के आधार पर उन सभी वर्गों में यह विश्वास दिलाए, यह राज्य उनके लिए है, राज्य उनका है। लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं हो पाया था। सभापति महोदय, 1956 में जम्मू कश्मीर राज्य ने गजेंद्र गडकर कमीशन का गठन किया और उस कमीशन के रिपोर्ट का कोई लाभ नहीं हो पाया। 1969 में वजीर कमीशन का गठन हुआ, उसका कोई लाभ नहीं हो पाया। 1977 में आदर्श सेन आनंद कमीशन का गठन हुआ, जिसने मात्र 2% रिजर्वेशन शेड्यूल ओबीसी को दिया। इन परिस्थितियों में यह जाहिर होता है कि आर्टिकल 370 को समाप्त करना वह ऐतिहासिक कदम हुआ कि हाशिए के लोग जो पिछड़े थे, जो दशकों से ही नहीं शताब्दियों से अपनी पहचान के कारण, अपने जन्म के कारण आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक चीजों से वंचित होते थे, राज्य ने उनकी इस वंचना को समाप्त करके मुख्य धारा में लाने का काम किया। इसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। जो एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि ओबीसी समाज को हम किस रूप में देखें, किस रूप में उन्हें लाभ मिलना चाहिए था। सभापति महोदय, लंबे समय से इस देश में विमर्श चला। काका कालेकर कमीशन का गठन हुआ था। बैरिस्टर सिद्धार्थ सिंह चौरसिया ने 84 पेज का एक डाइसेंट नोट दिया था। जिस प्रकार से सरकार ने काका कालेकर कमेटी को ठंडे बस्ते में डाला, उसके बाद मंडल आयोग का गठन हुआ। दुर्भाग्य की बात है, यदि हम सामाजिक आर्थिक संवेदना के साथ काम करते तो अपनी जातीय पहचान और जातीय विशेषाधिकार का सवाल हमारा पीछा नहीं कर पाता। लेकिन लोकसभा में उस वक्त जो बहस चली, बड़े दुर्भाग्य की स्थिति है, उस समय की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी ने मंडल आयोग पर जो स्टैंड लिया, स्वर्गीय राजीव गांधी जी का वह भाषण मैं पढ़ रहा था लोकसभा के डिबेट से, 1990 का यह भाषण है। इस देश का हर व्यक्ति जाति विहीन समाज की कल्पना करता है, लेकिन जाति विहीन समाज की कल्पना करने में, उसकी आड़ में, उस मुखौटे में जो पिछड़ी जातियां हैं, उनका दमन नहीं होना चाहिए, उनकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। राजीव गांधी जी ने जो कहा, उनको मैं शब्द से अभिव्यक्त करता हूं। एक तरफ राम मनोहर लोहिया जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभी संकीर्णताओं से ऊपर उठने की बात कर रहे हैं, लेकिन उन संकीर्णताओं से ऊपर उठने में हम किसी जाति विशेष को, हम पिछड़ों को, हाशिए के लोगों को दबाना नहीं चाहते हैं। राजीव गांधी जी ने जो कहा, मैं उनको कोट करता हूं
इज आवर गोल इज कास्टलेस सोसाइटी। और मंडल कमीशन में बहस चल रही थी, मंडल कमीशन को लागू करने की बात चल रही थी, तब उन्होंने जो कहा, यू मस्ट अवॉइड टेकिंग एनी स्टेप व्हिच टेक्स यू टुवर्ड्स कास्ट रिडन सोसाइटी। क्या मंडल कमीशन का लागू किया जाना, क्या पिछड़ों को अधिकार देना, जो स्कूल नहीं पहुंच पाते थे, जो कॉलेज नहीं पहुंच पाते थे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सचिव तक नहीं पहुंच पाते थे, अंडर सेक्रेटरी तक नहीं पहुंच पाते थे, उनको क्या अधिकार देना, कास्ट रिडन सोसाइटी को जाना था। उन्होंने आगे कहा, अनफॉर्चुनेटली द स्टेप दैट वी आर टेकिंग टुडे, द मैनर इन व्हिच इट इज पुट इज कास्टिस्ट फॉर्मूला। वी मस्ट डाइल्यूट दैट फॉर्मूला एंड ब्रेक दैट फॉर्मूला बाय एडिंग समथिंग ऑन इट। जो सूत्र अपनाया जा रहा है, जो फार्मूला अपनाया जा रहा है, वो फार्मूला हमें कास्टिस्ट सोसाइटी की ओर ले जा रहा है। यदि समाज के हाशिए के लोग, जो दशकों तक स्कूल का दरवाजा नहीं देख पाए, जिन्हें रोजगार में अवसर नहीं मिल पाता था, जो संसदीय जनतंत्र को एक सिर्फ वोटर के नाते देखते थे, उनको अधिकार दिया जाना क्या जातिवाद को बढ़ावा देना है? उस मानसिकता से कांग्रेस पार्टी नहीं निकल पाई। और आज जब जम्मू कश्मीर के शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट और ओबीसी को आरक्षण मिल रहा है, सभापति महोदय, इस बिल का महत्व इसलिए है कि पहली बार जम्मू कश्मीर में राजनीतिक आरक्षण दिया जा रहा है। 4130 सरपंच हैं, 19,170 पंच हैं, कुल मिलाकर लगभग 29,170 सरपंच है, कुल मिलाकर 32,000 लोगों में अब ओबीसी का प्रतिनिधित्व होगा। कल तक जो 3 टायर डेमोक्रेसी हमारे पास है, उनमें ओबीसी का प्रतिनिधित्व नहीं होना। क्या हमने सोचा है कि 47 के बाद जब देश आजाद हुआ, जो लोग पाकिस्तान से अपने घर से निर्वासित होकर कश्मीर आए थे, जो शेड्यूल ट्राइब, क्या जम्मू कश्मीर का शेड्यूल ट्राइब झारखंड के शेड्यूल ट्राइब से अलग है? क्या जम्मू कश्मीर का शेड्यूल कास्ट असम और बंगाल के शेड्यूल कास्ट से अलग है? क्या जम्मू कश्मीर का ओबीसी उत्तर प्रदेश और बिहार के ओबीसी से अलग है? जो लोग ओबीसी के लिए घरियाली आंसू बहाते चले, मगर मक्ष की तरह रोते हैं, वे बताएं देश को कि 47 से लेकर अब तक ओबीसी को, एससी एसटी को क्यों वंचित रखा गया। इसके लिए दोषी वे नहीं हैं तो और कौन है? सभापति महोदय, 370 के हटने के बाद जो एक बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन आया, राजनीति की ओर तो हम बढ़े ही हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मैनरिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी दोनों को हमने लागू तो किया ही है, लेकिन विकास का पैमाना जो तय हुआ है, उसका मैं एक मेडिकल की पत्रिका है, स्वास्थ्य की पत्रिका लैंसेट, जो लंदन से छपती है, जनवरी के महीने में विलियम जो और एसवी सुब्रमण्यम का एक आर्टिकल आया है, जो हमारा नेशनल हेल्थ सर्वे रिपोर्ट के आधार पर 129 इंडिकेटर्स बनाए गए थे। उस रिपोर्ट में एक बड़ी अच्छी बात कही गई कि लगातार कई वर्षों से 2021 तक का उन्होंने सर्वे किया भी, बल्कि 3 साल का भी सर्वे बाकी था, कि 48 इंडिकेटर्स में 129 में से 48 यानी 129 में से 48 इंडिकेटर्स में शेड्यूल कास्ट की प्रगति, अद्भुत प्रगति हुई है, रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। अब बताइए, अगर 370 नहीं हटता, उनकी आवाज ही नहीं सुनी जाती थी। वे अनशन पे बैठते थे, धरना देते थे, सरकार को मेमोरेंडम देते थे, अखबार में 3 पंक्तियां छप कर रह जाती थी। 370 का दबाव इतना उनके सर पे था, वो आगे नहीं बढ़ पाते थे। 29 इंडिकेटर्स में आज वहां के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हिंदुस्तान के अन्य भागों के लोगों से, यानी अन्य राज्यों की तुलना में आगे है। यह जो प्रगति हुई है, इस प्रगति का श्रेय आप किसे देंगे? क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के उस शासन व्यवस्था को देंगे जो यूनाइटेड नेशन में जम्मू कश्मीर के मसले को ले गए? क्या उनको देंगे जिन्होंने शेख अब्दुल्ला को बैठाकर हिंदुस्तान के अपने ही बच्चों को, अपने ही बेटों को एकलव्य बनने के लिए बाध्य किया? क्या हम एकलव्य की कहानी से अपरिचित हैं? जिस एकलव्य ने एमए पॉलिटिकल साइंस करने के बाद, चूंकि वाल्मीकि समाज का बेटा था, उसे कहा गया तुम्हें सफाई कर्मचारी ही बनना पड़ेगा,
वे सफाई कर्मचारी जो पंजाब से तब आए थे जब जम्मू कश्मीर में सफाई कर्मचारियों का आंदोलन था, जब वहां सफाई की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, वे आए, वे आपात स्थिति में साथ देने आए। उनकी पीढ़ियां बढ़ी, उनकी जनसंख्या बढ़ी, समय बदला, आधुनिकता का गान गाना जाएगा, भारत आधुनिक भारत बन गया। लेकिन वाल्मीकि समाज के बेटों को कहा गया, वाल्मीकि समाज के बेटियों को कहा गया कि आप वाल्मीकि हैं, आप सिर्फ सफाई कर्मचारी कर सकते हैं, ना बैंक की नौकरी में जा सकते हैं, ना आईएएस की नौकरी में जा सकते हैं, आप तो इसीलिए बने हैं। ये कौन लोग हैं? इस देश में 70 साल राज करने वाली कांग्रेस पार्टी, आधे दर्जन प्रधानमंत्री देने वाली कांग्रेस पार्टी और उनके नुमाइंदे जो जम्मू कश्मीर में बैठते थे, उनको जवाब देना पड़ेगा। यदि जवाब देने की स्थिति में नहीं है तो कम से कम विकास के साथ कदम बढ़ाना पड़ेगा। कम से कम देश के उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मजबूत बुनियाद दी है। जब 370 हटाया जा रहा था तो कहा जाता था कि देश में खून की नदी बह जाएगी। 370 हटने के का जो जश्न है, ये 29,000 पंच और 4,000 से अधिक सरपंच कौन लोग हैं? वे बाहर से आयातित नहीं किए गए हैं, वहीं के पंच, वहीं के सरपंच। गांवों में विकास का पैसा पहुंच रहा है, पंच और सरपंच अपने हाथों से उस पैसे से गांव का विकास कर रहे हैं। जिस बारामुल्ला में, जिस शोपियन में आतंकवादियों का गढ़ था, वो विकास के केंद्र बन गए हैं। बारामुल्ला में दूध का प्रोडक्शन इतना अधिक हो रहा है, वे दूध बाहर जा रहे हैं, श्वेत क्रांति आ रही है। जहां पर खून की नदी बहती थी, वहां आज दूध की नदी बह रही है। इन परिस्थितियों को देखते हुए आज कांग्रेस पार्टी को और विपक्ष के उन लोगों को कम से कम जम्मू कश्मीर के ऊपर आत्मचिंतन इसलिए करना पड़ेगा, सभापति महोदय, इन्हीं की पार्टी के द्वारा 1964 में 370 को हटाने के लिए प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया था। जब भागवत झा आजाद भी थे, कम्युनिस्ट पार्टी के सरजू पांडे भी थे, सोशलिस्ट के मधु लिमे थे, राम मनोहर लोहिया थे। एक मत से सदन ने कहा कि 370 को हटाइए। कांग्रेस पार्टी की क्या बाध्यता थी कि अपने ही सदस्य के द्वारा लाए गए प्राइवेट मेंबर बिल, बिजनौर के सांसद ने लाया था जो इंडिपेंडेंट थे लेकिन कांग्रेस से सहमति थी, उस बिल पर कांग्रेस ने, क्यों कांग्रेस पार्टी के सरकार ने कहा कि हम आगे इस कानून को समाप्त करेंगे, तत्काल इस पर हम अभी नहीं मानेंगे, सदस्यों को उस पर वोटिंग हुई। तो मैं कहना चाहता हूं 370 समाप्त होने के बाद देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है और जो सुविधाएं, जो अवसर बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, असम, उड़ीसा के ओबीसी भाइयों और बहनों को मिल रहा है, वही अवसर जम्मू कश्मीर के ओबीसी भाइयों और बहनों को मिलना पड़ेगा। देश से कांग्रेस पार्टी माफी मांगे। ओबीसी, एससी, एसटी के को सताए जाने के लिए लंबे समय तक वो सताए गए हैं, अब उनकी आवाज भी मुखर हुई है। आज जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के एक ऐसे राज्य के रूप में पूरी दुनिया के सामने खड़ी है जिसकी कोई मुकाबला नहीं कर सकता। श्रीमती सुमित्रा बाल्मीकि।